ये हैं रामदास जो अपने गांव नंदपुरा जा रहे हैं। आज से ठीक 10 बरस पहले इनसे इनका प्यारा गांव छूट गया था। आज ये जाने माने रईस हैं। इनकी गिनती उत्तराखंड के कुछ गिने चुने अमीरों में होती है। दिल्ली में कोठी तो उत्तराखंड में आराम घर बनवा रखा है, लेकिन 10 बरस पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। अक्सर उन दिनों को याद करके दुखी हो जाया करते हैं जब उनके पिता मंगरू की मृत्यु एक सड़क हादसे में हो गई थी। तब रामदास सिर्फ 14 साल के थे। ओ मंगरू बहू, अरे ओ मंगरू बहू, तनिक बाहर आओ। जी सेठ जी। और कहो, क्या हाल है? मुझ दुखियारन का हाल तो सब जाने हैं सेठ जी। हाँ वही तो, लेकिन मारो पीसो का के। आप तो सब जानते हैं सेठ जी, यह भी कि इस गरीब की कुटिया में कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर भी चले आए। अरे वाह, आओ नहीं तो क्या करूं? वो मंगरू तुम्हारा रुपया खा के मर गया तो का अब मैं भी मरूं के? पिछले साल मंगरू आया और फैक्ट्री में मजदूर से मैनेजर बन जाऊंगा, बस रिश्वत के 2 लाख देनो है कह के पीसो ले गया और घर जमीन के कागज जमानत में छोड़ गया और पहले के 5-10 हजार करके 50 हजार और सब मिला के सिर्फ मूल के पूरे 2.5 लाख की रकम हुए है। सूद मिला के तो 4 लाख पार। घर जमीन की नीलामी से भी इतने रुपए ना आवेंगे। अब क्या करना है बता? अब मैं क्या बताऊं सेठ जी, जैसी आपकी मर्जी। हाँ तो सुन, मुझे घर जमीन की नीलामी करानी है, जल्दी घर खाली कर दे। वैसे भी यहाँ गांव में रह के क्या करेगी? खुद का खाएगी और बच्चे को क्या खिलाएगी? अच्छा है कि शहर चली जा। अब थारे रहते नीलामी कराऊं तो लोग मारो को निर्दयी कहेंगे। ठीक है सेठ जी, कल खाली कर दूंगी। और फिर अगले दिन अपने बेटे रामदास को साथ लेकर बुधिया घर छोड़ देती है और शहर चली जाती है। अब तक रामदास 8वीं कक्षा पास कर लिया था और समझ चुका था कि अब नसीब में स्कूल नहीं है। दूसरे के घरों में काम करके उसकी माँ उसे खिलाएगी या पढ़ाएगी। और फिर रामदास भी रेलवे प्लेटफॉर्म से कोयला आदि बीन कर कुछ रुपए जमा करके पेन, अखबार, किताब आदि बेचकर अपने माँ की सहयोग करने लगा और धीरे धीरे बड़े व्यापारियों और कुछ नेताओं की चापलूसी करके आज एक सफल व्यापारी बन चुका है। भाई साहब, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? कोई तमाशा होने वाला है क्या? जी हाँ, बड़ा मजेदार तमाशा है। वैसे किस चीज का तमाशा है? तकदीर का। तकदीर का तमाशा देखने के लिए यहाँ आना जरूरी तो नहीं? जी हाँ, आप उचित फरमा रहे हैं, लेकिन यहाँ का मजा कहीं और कहाँ। यहाँ एक झटके में तकदीर ने कितनों को रईस से मुफलिस और मुफलिस से भिखारी बना दिया। अभी हफ्ता पहले जो लोग करोड़ों में खेलते थे, भाग्य ने उन्हें कौड़ियों और रोटियों का मोहताज बना दिया। ऐसा तमाशा और कहाँ देखने मिलेगा? जनाब, पहेलियाँ ना बुझाइए, साधारण तौर से बताइए कि आखिर हुआ क्या है। जनाब, यह नेशनल बैंक है। पिछले हफ्ते यहाँ डाका पड़ा है, डाकू सब उड़ा ले गए। क्या अमीर क्या गरीब, सबका जमा पूंजी सारा पैसा गया। और सेठ जी, राम राम। ये भीमा है, रामदास के बचपन का मित्र। दोनों साथ में 8वीं कक्षा तक पढ़े, साथ साथ कंचे, लंगड़ी, डंडे आदि खेले थे। लेकिन रामदास के गांव छूटने के बाद से इनकी मुलाकात नहीं हो पाई। अरे भीमा भाई, तुम भी यहाँ? सच कहूँ तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। शुक्र है आपने पहचाना तो। अब तो बड़े आदमी हो गए हैं जनाब, कुछ दोस्तों की भी खबर है या सब कुछ भूल गए? सच कहता हूँ, तुम सब दोस्तों की याद बहुत आती थी। और बताओ, सब खैरियत तो है? मैं गांव के पास वाले होटल में रुका हूँ, आज आओ तो इत्मीनान से बातचीत करें। खैरियत और इत्मीनान तो नेशनल बैंक के साथ चला गया। अब तो रोजी रोटी की फिक्र सवार है। जो कुछ जमा पूंजी थी सब डाकुओं को भेंट हुई। इस लूट ने तो फकीर बना दिया। जान पड़ता है इस डाके ने बहुतों को तबाह कर दिया। घर घर मातम छाया है।
कई स्कूल इंस्टीट्यूट, यहाँ तक कि अनाथ आलयों के जमा पूंजी भी गए। कई बड़े बुजुर्ग जो अपने बच्चों के शादी के लिए पैसा बचाकर जमा किए थे, उनके दुखों का सोचो, पता नहीं क्या होगा। वैसे शादी से याद आया, तुमने शादी की या नहीं? नहीं यार, अभी नहीं की है। क्यों? अब तक ऐसी कोई मिली ही नहीं। मिलती भी कैसे? क्या मतलब सोमारू काका की बिटिया पिंकी याद है कि भूल गए? सच कहूँ तो उसी की खबर जानने आया हूँ। कहीं उसका ब्याह तो नहीं? अब तक तो नहीं, लेकिन सुना है कहीं से बातचीत चल रही थी। सच कहूँ तो वो अभी भी तुमसे बहुत प्रेम करती है। जब भी मिलती है तो पूछती है, भीमा भैया, रामू का कहीं कुछ पता खबर है क्या? चलो, आखिर बचपन का प्यार तुम्हें खींच लाया। वैसे सोमारी काकी तो तुम्हें बचपन से ही बहुत लाड करती है। तुम सीधे उसके घर क्यों नहीं चले जाते? सोच तो रहा हूँ और सोच कर ही आया हूँ, लेकिन कुछ उलझने हैं कि जाकर कहूँगा क्या, आखिर किस लिए आया हूँ। ज्यादा सोच विचार मत कर, सीधे चले जा, जो भी होगा सब अच्छा होगा। बी पॉजिटिव रामू, बी पॉजिटिव। अच्छा, अभी तो मैं होटल जा रहा हूँ, फिर सोचता हूँ मुझे क्या करना चाहिए। वैसे समय मिले तो मिलने आना जरूर। ठीक है, पर जो भी करना जरा जल्दी करना, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। रामदास बड़े भावुक हृदय के थे। उन्हें झोपड़ों से लेकर महलों तक का सब हाल पता था। उन्हें अच्छे से पता था कि अगर सद्व्यवहार और सच्चा प्यार कहीं जीवित है तो वह झोपड़ों और गरीबों में ही है। धन संपत्ति को वह श्रेष्ठ नहीं बल्कि ईश्वर का ऐसा प्रकोप समझते थे जो मनुष्य के हृदय से दया और प्रेम की भावना को मिटा देता है। आज जो हृदय विदारक दृश्य बैंक के सामने उन्हें नजर आए, उन्होंने उनके अंदर के दया भाव को जागृत कर दिया। रात के 10 बज गए थे। रामदास होटल के बाहर टहल रहे थे और गहन चिंता और सोच में डूबे थे कि वह क्या करे। ऐसे समय में उसका कर्तव्य क्या है? क्या मैं अपने जीवन भर की कमाई दान कर दूं और सैकड़ों घरों के दुख दूर कर दूं? लेकिन ऐसा करने से मैं कंगाल हो जाऊंगा। इन अच्छे दिनों के लिए मैंने क्या क्या दुख नहीं भोगे। इन्हीं अच्छे दिनों की चिंता में तो पिताजी ने भी अपने प्राण गंवाए। यही धन दौलत तो हमारी अंधेरी रात के लिए दूर का एक दीपक था। बहुत कष्ट, धैर्य और संतोष के बाद लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हुआ है, तो क्या इस सुख से अब विमुख हो जाऊं? लेकिन यदि मेरा त्याग सैकड़ों घरों को कष्ट और दुख विलाप से बचाए तो मुझे ऐसा त्याग करना चाहिए। केवल सुख से जीवन व्यतीत करना एकमात्र ध्येय नहीं हो सकता। मनुष्य का मान, प्रतिष्ठा और कीर्ति सिर्फ सुख भोग से ही तो नहीं, कदापि नहीं। मैं राम, भीष्म और प्रताप का वंशज हूँ, सिर्फ शरीर सेवक बनकर नहीं रह सकता। ऐसे ही कई तरह के विचारों में डूबे खोए 2 दिन निकल गए। तीसरे दिन रात के 3 बजे उनकी नींद खुल गई और वह बाहर घूमने निकल गए। वो कई तरह के विचारों में खोए बहुत व्याकुल थे। अचानक रामदास के कानों में आवाज आई। पीछे मुड़कर देखा तो कुछ लोग एक लाश लिए आते थे। उन लोगों ने नदी किनारे एक चिता बनाई और उसमें आग लगा दी। एक स्त्री ने रोते हुए कहा, हाय मेरे स्वामी, तुम्हें जहर पीने की क्या जरूरत थी? यह दुख भी किसी तरह दूर हो ही जाता। खुद को क्यों मिटा दिया? हाय मेरे स्वामी। लगता है किसी ने जहर पी लिया है। चलकर किसी से पूछता हूँ कि क्या हुआ है। अरे भाई, कोई असहनीय पीड़ादायक बीमारी थी क्या? काहे का बीमारी साहब, एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त थे। तो फिर जहर काहे पी लिए? अरे नाश हो इन नेशनल बैंक वालों का। पैसों का हिफाजत तो कर नहीं सके और दुखों का गाज गिरा गरीबों के सिर पर। बिटिया का ब्याह लगाया था, डाके की वजह से दहेज ना दे सके तो लड़के वालों ने रिश्ते से मना कर दिया। गरीबी गरीब का जान लेकर भी नहीं मानती साहब। ना जाने किस जन्म के कर्मों का फल है ये सब। सोचता हूँ अब सब कुछ कैसे संभालेगी अकेले बेचारी सोमारी काकी। क्या? सोमारी काकी? तो जिनकी मृत्यु हुई वो कौन थे?
सोमारू काका। सोमारू काका, यह नाम सुनकर जैसे रामदास की धड़कनें रुक गईं, मानो जैसे सांप सूंघ लिया हो। काटो तो नसों में खून नहीं, आंखों के आंसू सूख गए। एकदम काठ पत्थर की मूरत की सी हालत हो गई रामदास की। और हो भी क्यों नहीं, रामदास के पिता मंगरू और सोमारू दोनों सगे भाई तो नहीं थे, लेकिन सगे भाई से भी बढ़कर थे। रामदास के बचपन का ज्यादातर समय पिंकी के संग खेलते हुए सोमारी काकी के आंगन में ही गुजरा था। इस पल, इस क्षण, इस समय में कितना दर्द है। अगर 1-2 रोज पहले मैं सोमारू काका से मिलने चला जाता तो शायद ये हादसा टल सकता था, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है। हे भगवान, क्या करूं मैं। फिर पल पल करके धीरे धीरे 13 दिन गुजर गए, यानी सोमारू काका की 13 निपट गई। फिर हजारों तरह के सवाल जवाब, मनोभावों, विचारों के उलझनों में उलझा हुआ रामदास बड़ी हिम्मत करके 15वें दिन सोमारी काकी से मिलने पहुंचा। बेटा रामू, तुम? अरे काकी, आपने तो मुझे झट से पहचान लिया। पहचानूंगी कैसे नहीं बेटा, अपनी गोद में खिलाकर बड़ा किया है तुझे। काका के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। सोचता हूँ अगर कुछ दिन पहले आ जाता तो शायद ये हादसा टल जाता। अरे नहीं बेटा, होने को कौन टाल सकता है, समय से कौन लड़ सकता है। जो कुछ होना था हो गया। और सुनाओ, सुना है बहुत बड़े आदमी बन गए हो अब तो। हाँ काकी, आपके आशीर्वाद से पैसा तो खूब कमाया, लेकिन सूनापन और अकेलापन गया नहीं। जीवन एकदम खाली खाली सा लगता है। हाँ, और सुनाओ, इतने वर्षों बाद कैसे आना हुआ? अपने जीवन का एक अहम फैसला करके आया हूँ। सोचता हूँ अगर आपका आशीर्वाद मिल जाए तो। हाँ हाँ, कहो। वो क्या है ना काकी कि आपकी बुधिया भाभी चाहती हैं कि पिंकी उनकी बहू बन जाए और मैं आपका दामाद। अच्छा, सच सच बताओ, ऐसे बुधिया भाभी चाहती है या तुम? हम दोनों। वर्षों के बिछड़े परिवार फिर से मिल जाएंगे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मेरे इनकार की तो कोई वजह ही नहीं, लेकिन तुमने पिछले 10 वर्षों से पिंकी को नहीं देखा, कुछ जांच परख करनी हो तो। नहीं नहीं काकी, उसकी आवाज, उसकी हंसी, उसकी सूरत बचपन से मेरे मन में बसी है। सारी दुनिया के लिए वो और सारी दुनिया उसके लिए, सारी दुनिया के लिए मैं और सारी दुनिया मेरे लिए। बुरी हो सकती है, लेकिन पिंकी रामू के लिए और रामू पिंकी के लिए कभी बुरे नहीं हो सकते। इस बात का मुझे अटूट विश्वास है। बस एक बार पिंकी से पूछ लेते। भला है कोई ऐसा दुनिया जहान में एक बुद्धू रामू के सिवा जो पिंकी का मन नहीं जानता हो? सुन लिया बेटा रामू, माँ हूँ इसकी, सब जानती हूँ। एकदम बावरी है तुम्हारे लिए। मैं न इनसे कहती थी एक बार बुधिया भाभी से मिलकर आओ, लेकिन ये हर बार मना कर देते थे। कहते थे कौन सा मुंह लेकर जाऊं, कौन सा उनके दुख के समय हम उनका साथ दे पाए। क्या सोचेंगे, यही ना कि अब अमीर हो गए तो चले आए मुंह उठाकर। वैसे भी अब वो लोग बड़े आदमी हो गए हैं, हम गरीबों से नाता ना रखेंगे। आज जीवित होते तो कितना खुश होते। खैर, सब भगवान की लीला। एक बात और थी काकी, अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो। हाँ कहो बेटा, क्या बात है? सोच रहा था बैंक में डाके की वजह से गांव वालों का जो भी नुकसान हुआ है, क्यों ना उसका मैं भरपाई कर दूं। हाँ, इससे मैं फिर से गरीब जरूर हो जाऊंगा, लेकिन खुद पर विश्वास है कुछ न कुछ तो कर ही लूंगा। और फिर मेरा ऐसा करने से सैकड़ों घरों में फिर से खुशहाली आ जाएगी। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन इतना बड़ा फैसला लेने से पहले बुधिया भाभी से पूछा कि नहीं? वो मेरी माँ है काकी, अच्छे से जानता हूँ उन्हें। और फिर उनके सीने में भी एक गरीब का दिल है। जब गरीबों का हाल और दर्द सुनेंगी तो झट से मान जाएंगी। लेकिन ध्यान रहे, इस गांव में वो सेठ भी रहता है, जिसकी वजह से मेरी बुधिया भाभी और मेरा बेटा रामू पूरे 10 बरस तक मुझसे दूर रहे। सुना है उसने भी अपना सारा पैसा बैंक में फिक्स
करा रखा था और उसका भी सारा पैसा डूब गया। खबरदार जो उसकी भी मदद करने की सोची भी तो। अरे काकी, मैं चाहूँ भी तो उसके नुकसान का भरपाई नहीं कर सकता। बैंक में जो डूबा सो तो डूबा ही, उसका तो कारोबार भी डूब गया। कई जगह से पैसे उठा रखा था, अब तो उसके भी जमीन और महल की नीलामी होने वाली है। ये सब गरीबों के आहों का फल है। दाने दाने के लाले पड़ेंगे मुँह सेठ को। और फिर झोपड़े नीलाम करवा करवा के बनवाई गई महल को तो नीलाम होना ही था। कल नहीं आज हो जाए मेरी बला से। तू जा बेटा, और इससे पहले कि किसी गरीब का हाल पिंकी के पापा जैसा हो, जो तू कर सकता है कर। और तू तनिक भी चिंता मत करना, हम सबके आशीर्वाद और भगवान की कृपा से तू आगे भी दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा। और फिर रामदास गांव के सारे गरीबों की नुकसान का भरपाई कर देता है और गांव के उस सेठ धनी राम का सब कुछ नीलाम हो जाता है और उसे गांव छोड़कर जाना पड़ता है। रामदास एक अच्छा सा घर बनवाकर शहर से अपनी माँ बुधिया को गांव वापस ले आता है और सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। और फिर 5 साल का समय बीतते बीतते रामू और पिंकी के सूने आंगन में खेलने मंगरू और सोमारू बच्चों की शक्ल में वापस आ जाते हैं। मोरल, यदि ईश्वर ने आपको इतनी क्षमता प्रदान की है कि आप दूसरों की मदद करने में सक्षम हैं, तो तनिक भी संकोच विचार और देर ना करें। अपने इस क्षणभंगुर शरीर का सेवक ना बने रहें। अपने अमिट अविनाशी आत्मा की सुने और उस परमात्मा को प्रसन्न करें और कभी भी पैसों का घमंड ना करें। राजा को रंक और रंक को राजा बनाना सब समय के हाथों में है।